नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए आइए हम लोग रिले की सीरीज़ में एक नए टाइप का रिले पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले के बारे में आपको बताया गया था, थोड़ा सा शार्ट इंट्रोडक्शन पिछली क्लासों में दिया गया था कि डिस्टेंस रिले का यूज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। तो डिस्टेंस रिले को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा एक और टर्म को जानना पड़ता है और जिसका नाम होता है यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो एक यूनिवर्सल इक्वेशन है जिसका यूज हम सभी रिले में करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा है, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस रिले की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन के आप लोग हेडिंग डालिए, यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन, यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन, यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन देखो होता क्या है, ये एक इक्वेशन आया है और इस इक्वेशन को कहीं प्रूफ नहीं किया गया है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले, तो ओवर करंट रिले के बारे में आपने पढ़ा है, डायरेक्शनल रिले के बारे में आपने पढ़ा है। उसी तरीके से मेरा एक ओवर वोल्टेज रिले भी होता है। अगर इन तीनों रिले के फार्मूला को हम मिलाकर एक जगह लिख दें तो यही मेरा कहलाता है यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। बेसिकली आपका ओवर करंट रिले हुआ या ओवर वोल्टेज रिले हुआ या डायरेक्शनल रिले हुआ, तो अगर इन तीनों रिले के इक्वेशन को हम किसी एक जगह या इनको जोड़कर एक जगह लिख दें तो वही मेरा कहलाता है यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। तो उसी चीज़ को लिखते हैं हम लोग। टी मीन्स क्या है, रिले में डेवलप होने वाला टार्क, ये K1I² प्लस K2V² प्लस K3VI cos थीटा माइनस टाउ प्लस K4, यही मेरा कहलाता है यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि जो ओवर करंट रिले होता है, एक तो आप ये देखोगे अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, तो उसका तो I² का समानुपाती होता ही है। और आपने एक इंडक्शन टाइप पढ़ा था ना, इंडक्शन टाइप में φ1 × φ2, तो हम लोगों ने ये पाया था कि ये भी हमारा I² के समानुपाती होगा। मतलब ये हुआ कि हमारा इस यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन में ये वाला टर्म ओवर करंट रिले को प्रेजेंट करता है, ये वाला टर्म K2V² इसी तरीके से ओवर वोल्टेज रिले को प्रेजेंट करता है, और ये वाला टर्म हमारा प्रेजेंट करता है डायरेक्शनल रिले को, और ये वाला टर्म हमारा प्रेजेंट करता है स्प्रिंग द्वारा डेवलप रिस्ट्रेनिंग टार्क को। स्प्रिंग द्वारा डेवलप रिस्ट्रेनिंग टार्क कहूँ मैं या रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहूँगा। चलो, अब इसमें आप लिखो, इसमें आपका K1I² क्या है, इसको लिख सकते हो ना, K1I²। K1I² क्या है, टार्क डेवलप्ड बाय करंट कॉइल, टार्क डेवलप बाय करंट कॉइल, ये आपका क्या है, टार्क डेवलप बाय करंट कॉइल। अब इसी तरीके से K2V², ये है टार्क डेवलप बाय वोल्टेज कॉइल, टार्क डेवलप बाय वोल्टेज कॉइल। अब हमारा अगला टर्म क्या है, K3VI cos थीटा माइनस टाउ। इसमें जो टार्क डेवलप हुआ किसके किसके कारण डेवलप हुआ, ये टार्क डेवलप्ड बाय वोल्टेज एंड करंट कॉइल, वोल्टेज एंड करंट कॉइल। आप लोग जानते भी हो ना कि डायरेक्शनल रिले में हमको करंट और वोल्टेज
दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो टार्क डेवलप हुआ ये करंट और वोल्टेज दोनों के कारण डेवलप हुआ। और K3 हमारा क्या है, K3 मेरा है रिस्ट्रेनिंग टार्क, रिस्ट्रेनिंग टार्क, रिस्ट्रेनिंग टार्क, रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप बाय स्प्रिंग, रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप बाय स्प्रिंग। और एक टर्म और हमारा बच रहा थीटा और टाउ। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और टाउ क्या है, मैक्सिमम टार्क एंगल, मैक्सिमम टार्क एंगल। ये वाला हो गया हमारा, ये टर्म हो गया यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। सीधे सीधे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें ये वाला टर्म या ये वाला टर्म या ये वाला टर्म क्या प्रेजेंट करता है, किसके द्वारा उत्पन्न टार्क है। तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप लोग बता सकते हो। चलो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिस्टेंस रिले। इसको हटाया जाए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो डिस्टेंस रिले आप जानते हो कि ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और आपको मैं बता दूं आज की डेट में ट्रांसमिशन लाइन जितनी है सभी ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन हम डिस्टेंस रिले से ही करते हैं। ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट रिले का यूज ना करके हम लोग डिस्टेंस रिले का ही यूज करते हैं लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। चलिए हेडिंग डालते हैं डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले डिस्टेंस रिले समझने से पहले हम कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। देखो उसके दो तरीके हैं समझने के। फॉल्ट अगर आता है तो रिले हमारा कैसे सेंस करता है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि अगर जब भी मेरा फॉल्ट आएगा, जब भी फॉल्ट आएगा, फॉल्ट की कंडीशन में आप जानते हो कि वोल्टेज आपका डिप करता है, वोल्टेज आपका डिप करता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर Z बराबर V/I, तो अगर फॉल्ट आता है तो जनरली क्या होता है, I की वैल्यू बढ़ती है, I की वैल्यू बढ़ेगी और वोल्टेज हमारा डिप कर जाएगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज डिप कर गया, करंट बढ़ गया तो इम्पीडेंस मेरा क्या हो गया, घट गया। तो ये इम्पीडेंस किस कंडीशन में घटा, फॉल्ट की कंडीशन में। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि फॉल्ट जब भी आता होगा तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस मेरा घटता होगा। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हो। दूसरा समझने का तरीका ये है, आप दूसरा समझने का तरीका ये है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, मैं अभी केवल रेजिस्टेंस समझाने के लिए मान रहा हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लो ये 1 ओम का है। अब इसी तरीके से ये आपका फिर रेजिस्टेंस है 1 ओम का है। अगर आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन होती है तो आप जानते हो कि पूरे ट्रांसमिशन लाइन में उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके पैरामीटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, होते ही होंगे। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेरा लोड लगा है, ये लोड है 20 ओम का, ठीक है। ये अब अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में यहाँ पर हम सप्लाई V मान लेते हैं, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज V है,
और बहने वाली करंट हम मान लेते हैं आई है। अगर आपसे पूछें यहाँ पर कि अगर इसका टोटल इम्पीडेंस बताइए, ये जो मेरी सर्किट पूरी ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस पूरी सर्किट का टोटल इम्पीडेंस क्या है, एक हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के सहारे हम आपको डिस्टेंस रिले की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसको केयरफुली देखिएगा, समझिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इसमें ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें 20 ओम का लोड कनेक्ट है। अभी आप और कुछ ज़्यादा ना दिमाग लगाइए, केवल रेजिस्टेंस मतलब समझिए, ये 20 ओम क्यों है, ये 1 ओम क्यों है, इसमें आप मत जाइए, केवल अभी यहाँ पर फोकस करिए। तो अगर इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन की, अगर पूरे इस ट्रांसमिशन लाइन का मैं इम्पीडेंस निकालना चाहूँ तो मेरा इम्पीडेंस क्या होगा, मैं ये चूँकि ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो अगर इन सारे रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आप देखो, ये है 1 ओम 2 3 4 5, 5 ओम इधर 2 ओम उधर है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों का आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 25 ओम, 25 ओम। अब आप कल्पना करिए कि यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया, यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर फॉल्ट आने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ ये वाला फॉल्ट का हमने नाम दे दिया F1, तो ये हो गया करंट जाएगी। तो अगर इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, अब अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट आया और ये शॉर्ट सर्किट हो गई तो इस कंडीशन में जो करंट मेरी फ्लो होगी वो यहाँ आएगी और ये शॉर्ट सर्किट है तो इस रास्ते से वापस आके यहाँ आ जाएगी, ये ऐसे गई ऐसे आई और इस रास्ते से फिर ये वापस आ गई। तो इस कंडीशन में मतलब कि पहली कंडीशन में हमारा अब रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, अब हमारा रेजिस्टेंस का मान केवल इतने के बीच का रेजिस्टेंस माना जाएगा, केवल इतने के बीच का रेजिस्टेंस माना जाएगा। इतने के बीच का रेजिस्टेंस क्या है 1 2 3 4, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट आया तो हमने क्या देखा, अब जो यहाँ पर कुछ भी जो हमारा रिले लगा है, मैं मान लूँ कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से निकली है तो यहाँ मैं रिले लगाया हूँगा, तो यहाँ पर अब रिले द्वारा जो सीन किया गया रेजिस्टेंस वो कितना दिख रहा है, 4 ओम दिख रहा है। अब मान लो एक कंडीशन और ले लो कि यहाँ पर फॉल्ट आ गया। अब जब यहाँ पर फॉल्ट आया, ये मान लो मैं F2 मान लूँ, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो अब देखो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही थी वो यहाँ आके यहीं से वापस चली जाएगी, आगे की ओर नहीं जाएगी। आगे की ओर इसलिए नहीं जाएगी कि यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट मिल गया और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट आ गया तो टोटल करंट इधर से फ्लो होकर इधर वापस चली आएगी। तो इस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या हो जाएगा, 3 ओम। तो आप इसमें देखिए, इन तीनों को आप मिलाइए तो आपने ये देखा कि जब हमारा फॉल्ट आता है, जब मेरा फॉल्ट आता है तो सर्किट का रेजिस्टेंस घटता है। जब मेरा फॉल्ट आता है तो सर्किट का रेजिस्टेंस घटता है। और अब आप समझिएगा, और मैं एक ऐसा रिले बना दूं कि जो इस चीज़ को समझ जाए। मैं एक ऐसा रिले बनाना चाहता हूं कि जो इस चीज़ को समझ जाए कि अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हुआ तो मैं एक ऐसा रिले बनाऊं कि जो इस चीज़ को पता लग जाए, उस चीज़ को वो समझ पाए कि हाँ रेजिस्टेंस कम हुआ। उस बात समझ रहे होंगे। ये चूंकि मैं समझाने के लिए केवल रेजिस्टेंस लिया हूँ, लेकिन आर एक्स सी सब कुछ हो सकता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात है तो सब कुछ हो सकता है। तो हम रेजिस्टेंस का नाम ना लेके हम सीधे इम्पीडेंस का नाम लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा रिले बनाना चाह रहा हूँ कि जो समझ जाए कि इम्पीडेंस कम है या ज़्यादा है या कितना कम होता चला जा रहा है। और ये रिले मैं ऐसे डिज़ाइन किया हूँ कि ये रिले तभी ऑपरेट करेगा जब इम्पीडेंस इसके द्वारा जो सीन किया जा रहा है वो कम होगा। मीन्स अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की मैं बात करता तो मैं ये कहता कि रिले मेरा अगर 25 ओम तक इम्पीडेंस है, रिले द्वारा देखा गया
रिले द्वारा सीन किया गया रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस 25 ओम तक है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन 25 ओम से कम हो जाएगा तो रिले ऑपरेट कर जाना चाहिए। हम ऐसा रिले डिजाइन करना चाहते हैं कि जिसमें उस रिले में जो मैं वैल्यू सेट कर दूं, हमको इस सर्किट के अनुसार हम कितना वैल्यू सेट करेंगे, 25 ओम सेट करेंगे, और हम चाहेंगे कि जब भी 25 ओम से कम वैल्यू आए हमारा रिले ऑपरेट कर जाए। क्योंकि जब इस इम्पीडेंस की वैल्यू कम आएगी, इम्पीडेंस की वैल्यू कम आने का मतलब ही होता है कि हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट आया है, और मैं ये चाहता हूं कि फॉल्ट की कंडीशन में रिले ऑपरेट कराकर सर्किट ब्रेकर को ओपन करें। हम यही तो चाहते हैं ना कि रिले ऑपरेट करके फॉल्टी सेक्शन को अलग करें। तो हम ऐसा रिले डिजाइन करेंगे कि जो इम्पीडेंस को सेंस करे, और जब उसका इम्पीडेंस सेट वैल्यू से कम हो, ध्यान दीजिएगा, जब उसका इम्पीडेंस सेट वैल्यू से कम हो तो रिले मेरा ऑपरेट करना चाहिए, रिले मेरा ऑपरेट करना चाहिए। जब हम ओवर करंट या ओवर वोल्टेज रिले की बात कर रहे थे, उस कंडीशन में हमने ये कहा था कि सेट वैल्यू से करंट की वैल्यू अधिक होने पर रिले मेरा ऑपरेट हो। तो वो किसकी थी, वो ओवर करंट रिले की बात थी, वो ओवर वोल्टेज रिले की बात थी। लेकिन जब हम इम्पीडेंस रिले की बात करेंगे या डिस्टेंस रिले की बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सेट इम्पीडेंस है उससे इम्पीडेंस कम होगा तो रिले ऑपरेट करेगी। वो ऑपरेट क्यों करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि इम्पीडेंस कम होने का मतलब सर्किट में कोई फॉल्ट आया है। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस रिले को डिजाइन करते हैं। चलो, मेरा बताने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसको हटा देते हैं और डिस्टेंस रिले का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। हमने दो तरीका बताया है, मैं आपको दो तरीका बताया हूँ कि कैसे मेरा रिले सेंस करता हो। एक V/I वाला चाहिए, इम्पीडेंस वाला। दोनों तरीके से आप सेम चीज़ प्राप्त कर सकते हो, सेम। चलो, अब इसमें लिखते हैं इन डिस्टेंस रिले, इन डिस्टेंस रिले, इन डिस्टेंस रिले relay will be operate when the value of V/I, when the value of V/I is less than predetermined value, मैं क्या करता हूँ, Z बराबर V/I से मैं ये वैल्यू सेट कर देता हूँ रिले में, और जब भी फॉल्ट आएगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा, मतलब कि इम्पीडेंस इसका घटेगा। और जब ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू क्या है, Z है, और जब प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम होगा, जब वैल्यू ऑफ V/I लेस देन प्री डिटरमाइंड वैल्यू, रिले विल बी ऑपरेट। जब सेट वैल्यू या प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम आएगा V/I का मान तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। चलो, इसमें आगे लिखो, there are three types of distance relay, there are three types of distance relay। वो रिले कौन कौन सा है आप लिखो। पहला है आपका इम्पीडेंस रिले, दूसरा आपका है माहो रिले,
माहो रिले, इसी को हम एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं। तीसरा है आपका रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले। ये 3 टाइप के हमारे पास डिस्टेंस रिले होते हैं। इन तीनों का हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये रिले कहाँ पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को भी हम 3 भागों में तीन टाइप से हम डिवाइड करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो उसी के अनुसार ये रिले भी हमारे यूज़ में आएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो पहला है ना इम्पीडेंस रिले, इसको लेकर हम अपना टॉपिक आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पीडेंस रिले से शुरुआत करेंगे। इन सब रिले का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत आसान होता है और ये रिले अभी आगे आपको मैं बताऊंगा ये रिले मैं यूज क्यों करता हूँ। भाई अगर चाहे शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट की प्रॉब्लम आए तो उस कंडीशन में तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस टाइम हम ओवर करंट रिले से प्रोटेक्शन क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, हम उसकी जगह डिस्टेंस रिले का सहारा क्यों लेते हैं। चाहे तो प्रोटेक्शन हम ओवर करंट रिले से भी ले लें, लेकिन हम ओवर करंट रिले को ना लेकर हम डिस्टेंस रिले का सहारा क्यों लेते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझना है। तो पहला क्या है, इम्पीडेंस रिले है। इम्पीडेंस रिले, इसमें देखो नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, जैसे कि इम्पीडेंस रिले दिया गया है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर जो इसकी जो सेट इम्पीडेंस की वैल्यू है, अगर सेट इम्पीडेंस की वैल्यू से कम वैल्यू रिले द्वारा सीन किया जाएगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। रिले द्वारा सीन करने का मतलब क्या है, अभी ये भी समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया था ना कि यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों, चाहे हम इम्पीडेंस रिले लेंगे, चाहे माहो रिले लेंगे, चाहे रिएक्टेंस रिले, हम तीनों रिले में यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन का यूज करके इनका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। चलिए आइए, यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन, यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, T = K1 I² + K2 V² + K3 VI cos θ - τ + K4, यही होता है यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। अब देखो करते क्या है, हम लोग कुछ चेंजेज अपने से करते हैं। ये जो यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है इसमें कुछ चेंजेज अपने से हम करेंगे और वो हमको याद रखना होता है, तो ज़्यादा आसानी होती नहीं, उसको भी निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपके सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना चाहूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर इम्पीडेंस रिले हम लोग क्या करते हैं, K3 और K4 को 0 मान लेते हैं। K3 और K4 को 0 और K1 को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और K2 को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। K1 को पॉजिटिव, K2 को निगेटिव। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप अब समझो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारा क्या आ जाएगा, T = K1 पॉजिटिव है I², यहाँ पर K2 निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये V² और प्लस
K3 आपका 0 है तो 0, K4 आपका 0 है तो 0। तो अब आपका जो टार्क इक्वेशन यहाँ पर आएगा, इस इम्पीडेंस रिले में जो टार्क इक्वेशन आएगा वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा करंट कॉइल है ये ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप करेगी, और जो मेरा वोल्टेज कॉइल है ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप करेगी। करंट कॉइल मेरा क्या डेवलप करेगा? ऑपरेटिंग फोर्स या ऑपरेटिंग टार्क। वोल्टेज कॉइल क्या मेरा डेवलप करेगा? रिस्ट्रेनिंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग टार्क। और दूसरी चीज़, रिले ऑपरेट तभी करेगा जब आपका टार्क का मान पॉजिटिव में हो। टार्क का मान पॉजिटिव मीन्स 0 से अधिक हो। अगर टार्क 0 है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर टार्क 0 से अधिक है तभी तो रिले ऑपरेट करेगा। और 0 से अधिक होने के लिए क्या कंडीशन है? 0 से अधिक तभी होगा, टी की वैल्यू 0 से अधिक तभी होगी जब इसकी वैल्यू इससे, इस वाले टर्म से ये वाली वैल्यू अधिक होगी। अगर ये वैल्यू अधिक है, ये वैल्यू कम है, तो इससे और इसको घटाऊंगा तो पूरी वैल्यू मेरी क्या आएगी? पॉजिटिव। और जो मेरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही वो क्या है? टी है। वो क्या है? टी है। तो यहाँ से लिखेंगे रिले फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिले, फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिले। बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें बहुत सोचना नहीं है। क्या है? रिले ऑपरेट कब करेगा? जब t इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। t की वैल्यू 0 से अधिक होगी। और t की वैल्यू 0 से अधिक कब होगी? जब हमारा k1i² इज़ ग्रेटर देन k2v²। जब k1i² इज़ ग्रेटर देन k2v², तब t इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको ऐसे कर लो, k1/k2 इज़ ग्रेटर देन v²/i²। इसको आप ऐसे करो, k1/k2 इज़ ग्रेटर देन v/i इस पूरे का स्क्वायर कर लोगे, हो जाएगा ना ये पूरे के स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को यहाँ पर लिखूँगा, k1/k2 इज़ ग्रेटर देन v/i का स्क्वायर। इसको ये वाला इस साइड लिख लो, और v/i² इज़ लेस देन k1/k2। तो v/i की जगह आप ऐसे कर सकते हो, v/i की जगह आप क्या लिख सकते हो? z² इज़ लेस देन k1/k2। अब चाहो तो z बराबर आप लिख दो, z इज़ लेस देन √k1/k2। z इज़ लेस देन √k1/k2। अब यहाँ पर समझो ये क्या है और ये क्या है। ये रिले ऑपरेट होने की कंडीशन में ये चीज़ निकल के आई है। जब मेरा रिले ऑपरेट हो रहा है उस कंडीशन में निकल के आया है। उस कंडीशन में निकल के ये आया कि z इज़ लेस दैन √k1/k2। और ये z है क्या? z है क्या? ये z वही है जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है, जो नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है। और ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जब इस z का मान इस √k1/k2 से कम हो जाएगा तो रिले मेरा ऑपरेट करेगा। इस ये जो z है, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझो, यहाँ तक आप आ गए हो। इसको हम बोलेंगे सेट वैल्यू इन रिले। इसको हम बोलेंगे सेट वैल्यू इन रिले, और इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, समझो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये क्या है? Z क्या है? इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और आप जानते हो कि Z की वैल्यू जब कम होती है तभी आपका रिले ऑपरेट करता है। मतलब आपने ये क्या देखा? Z इज लेस देन √k1/k2। और जो k1/k2 है, √k1/k2 है, ये क्या? सेट वैल्यू इन रिले है। रिले में ये इम्पीडेंस की वैल्यू सेट की गई है। रिले में इम्पीडेंस की वैल्यू सेट की गई है कि अगर इस वैल्यू से
इस वैल्यू से रिले में जो इम्पीडेंस सीन किया जा रहा है वो वैल्यू अगर कम आए तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। अब वो अच्छा उसको वहीं पर रहने दो। अब ये देखो कि रिले कैसे सीन करता होगा इम्पीडेंस। रिले कुछ ऐसे इम्पीडेंस को सीन करता है। ये मान लीजिए जैसे कि आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा है, ये बस बार है, आगे कहीं सप्लाई जा रही होगी, इससे हमसे मतलब नहीं है। अब इस ट्रांसमिशन लाइन में एक पीटी लगा होता है। अब हम पीटी के पूरा सिंबल नहीं बना लेते हैं, पूरा सिंबल नहीं बनाऊंगा, कैसे होता है एक्चुअल में केवल मैं सिंबल से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा पीटी है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये मेरा पीटी है। यहाँ पर एक सीटी भी लगा है ना, और ये एक रिले है। ये क्या है, रिले है। पीटी और सीटी इस जाके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, रिले में। पीटी और सीटी कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, इम्पीडेंस रिले में। ये वाला इम्पीडेंस रिले है और ये कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान दो, ये सीटी है, ये पीटी है। हमने आपको बताया था ना कि ये ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप कर रहा है और ये वाला रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप कर रहा है। ये कहाँ पर है, रिले से कनेक्ट है। और ये रिले सिग्नल किसको भेजेगा, ये जो रिले है ये रिले सिग्नल भेजता है इसको, सर्किट ब्रेकर को। जब ऑपरेट करना होगा तो सर्किट ब्रेकर को ये रिले सिग्नल भेजेगा। अब इसमें जो इम्पीडेंस सीन बाय रिले का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मेरा रिले है, ये जो पीटी है, ये सीटी है, इसके द्वारा ये जो ट्रांसमिशन लाइन, इतना मैं ट्रांसमिशन लाइन में सेट करके रखा हूँ, इतना इम्पीडेंस ये सेट करेगा, इतना इम्पीडेंस ये ट्रांसमिशन लाइन का आएगा। और यही ट्रांसमिशन लाइन का जो रिले, ये जो सेट वैल्यू है किसके बराबर है, K1/K2 के बराबर है। K1 ये जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस कितना है, √K1/K2, √K1/K2। और ये जो रिले इम्पीडेंस पढ़ रहा है, ये रिले मान लीजिए इम्पीडेंस Z पढ़ रहा है। अब क्या होगा, अगर Z बराबर √K1/K2, तो ये एक तरीके से बाउंड्री कंडीशन है कि रिले जस्ट ऑपरेट होने वाली ही है। अगर जो ये रिले देख रहा है, ये जो रिले है इम्पीडेंस, या तो इसके बराबर देखे या तो इससे अधिक देखे ये रिले, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जो ये रिले यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू पढ़ रहा है, अगर वो इम्पीडेंस की वैल्यू इस √K1/K2 से कम हो जाएगा, √K1/K2 से कम हो जाएगा, तो रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट कर जाएगी। रिले क्या होगी, ऑपरेट कर जाएगी। तो देखो ये ऑपरेट करने की कंडीशन ही ना, फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिले, रिले के ऑपरेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, ये है Z इज लेस दैन √K1/K2। जो Z क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। Z क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले, इम्पीडेंस सीन बाय रिले, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। ये क्या है, सेट वैल्यू इन द इम्पीडेंस ऑफ रिले। अगर जो रिले में सेट किया गया वैल्यू, रिले में क्या सेट किया गया है वैल्यू, √K1/K2, अगर जो रिले द्वारा सीन किया जा रहा है वैल्यू इस √K1/K2 से कम मिला, इस रिले में इम्पीडेंस की वैल्यू कम मिली, तो रिले क्या कर देगा, ऑपरेट करा देगा। ये होती है पूरी इसकी कहानी। तो इसको क्या करो, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लो। ये जो है इसको आप क्या करो, इसको लिख लो ब्रैकेट में, लिखो जहाँ √K1/K2 रिले में इम्पीडेंस की सेट वैल्यू है, इम्पीडेंस की सेट वैल्यू है, जहाँ √K1/K2 रिले में इम्पीडेंस की सेट वैल्यू है,
रिले में सेट वैल्यू से कम इम्पीडेंस का मान आने पर रिले ऑपरेट कर जाएगा। समझ गए? जो हमने रिले में ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका इम्पीडेंस कितना था, √K1/K2 था, और ये ट्रांसमिशन लाइन का √K1/K2। अगर जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मल है तो ये जो हमारा रिले है, इम्पीडेंस रिले लगा है, इसमें अभी जो इम्पीडेंस पढ़ा जाएगा वो √K1/K2 के बराबर पढ़ा जाएगा। लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी। इम्पीडेंस की वैल्यू कम क्यों होगी? क्योंकि फॉल्ट मेरा अगर फॉल्ट मेरा यहाँ आया तो ट्रांसमिशन लाइन ये √K1/K2 यहाँ तक का इम्पीडेंस था, अब यहाँ तक का, तो जो रिले में पढ़ा जाने वाला इम्पीडेंस Z है वो √K1/K2 से कम हो जाएगा ना। अब भाई जब इस ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई ही कम हो गई तो यहाँ से √K1/K2 इतने तक का इम्पीडेंस है, और अब इतना है, रिले कहाँ तक का इम्पीडेंस पड़ रहा है? अब रिले यहीं तक का इम्पीडेंस पड़ रहा है, मीन्स ये जो Z पड़ रहा है अब यहाँ तक का इम्पीडेंस पड़ेगा, और ये Z जो होगा √K1/K2 से कम मिलेगा। और जब ये Z √K1/K2 से कम मिलेगा इस रिले को, तो ये रिले क्या कर जाएगा? ये रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। ये होता है रिले के ऑपरेशन की कहानी। इसी को मैं लिख सकता हूँ Z बराबर, ये जो है ना √K1/K2, इसको मैं लिख सकता हूँ ZRS मतलब होता है रिले सेटिंग। ZRS बराबर K1/K2। ये क्या है? रिले सेटिंग है। हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू रिले में हम सेट करते हैं, अगर फॉल्ट आएगा तो इस वैल्यू से अगर फॉल्ट आया तो जो रिले में इम्पीडेंस सीन हो रहा है वो वैल्यू वो कम होगा, जो रिले द्वारा इम्पीडेंस सीन किया जाएगा इससे अगर इस √K1/K2 से कम सीन करेगा तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं रिले की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर लेते हैं। रिले की कैरेक्टरिस्टिक, इम्पीडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रा कर लेते हैं। रिले की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रिले की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं ऑन द एज ऑफ ऑपरेशन, ऑन द एज ऑफ रिले ऑपरेशन, ऑन द एज ऑफ रिले ऑपरेशन। ऑन द एज ऑफ रिले ऑपरेशन का मतलब होता है Z बराबर ZRS। Z क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। Z क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। ZRS क्या है, रिले में सेट की जाने वाली इम्पीडेंस की वैल्यू। ये अगर मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो यहाँ पर मेरा सर्किट ब्रेकर लगा होगा, ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक इम्पीडेंस रिले लगा के रखा है, यहाँ पर आपने एक इम्पीडेंस रिले लगा के रखा है, तो यह आपका PT हो गया। इस रिले में PT से भी सप्लाई कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग CT से भी कनेक्ट करते हैं।
और हमने ये माना कि यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस, यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस कितना है, ZRS मतलब √K1/K2। यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस हमारा ZRS बराबर √K1/K2। ये रिले की सेटिंग है, इसमें हमने रिले में इतना इम्पीडेंस की वैल्यू सेट कर दिया है। अगर इससे कम आएगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगा। अभी रिले इतना इम्पीडेंस पड़ेगा, या तो इसके आगे ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको भी जोड़ के पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया, आप समझो जैसे फॉल्ट कैसे आया, जैसे ही फॉल्ट आया, मान लो यहाँ से कंडक्टर टूटा, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब इतने कंडक्टर का इम्पीडेंस तो कम हो गया, तो इस कंडीशन में जो रिले द्वारा सीन किया गया इम्पीडेंस है, इससे कम हो जाएगा ना। ये जो सेट वैल्यू इतनी थी, अब कंडक्टर टूट के ग्राउंड में गिर गया, तो अब जो इम्पीडेंस आया इसका, अब जो रिले द्वारा सीन किया जा रहा है इम्पीडेंस, अब वो कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, रिले को ऑपरेट कर जाना चाहिए। खैर चलो, ये बात तो आपको पहले ही बता दी गई है। अब यहाँ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ऑन द एज ऑफ रिले ऑपरेशन, जब Z बराबर ZRS मतलब रिले में इम्पीडेंस सीन बाय रिले और सेट वैल्यू इन द रिले। ये क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। ये क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। क्या है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले। इम्पीडेंस सीन बाय रिले, ये क्या है, सेट वैल्यू इन द रिले। चलो अब लिखते हैं। अब इस Z को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Z बराबर आप जानते हो R + JX होता है बराबर ZRS होता है। R + JX को आप लिख सकते हो, R + JX को क्या लिख सकते हो, √R² + X² बराबर ZRS। R + JX को ये लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट होने वाली बात है ही नहीं। अब क्या करो, दोनों साइड के स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा, R² + S² + बराबर ZRS का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो, याद करो, जब आपका एक सर्किल का इक्वेशन हुआ करता था, सर्किल का इक्वेशन क्या हुआ करता था, A² + B² बराबर R², A² + B² बराबर R²। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये जो इक्वेशन शो कर रहा है, ये एक सर्किल का इक्वेशन शो कर रहा है। तो हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया, और ये कैसे सर्किल का इक्वेशन शो कर रहा है, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो ये हमारा सर्किल हो गया, ये मेरा सर्किल हो गया, और इसका सेंटर कहाँ पर, इस ओरिजिन पर है। ये क्या है, ये आपका एक R है, ये आपका R है, और ये आपका क्या है, X है। इसको हम RX डायग्राम भी कहते हैं, या इसको हम इम्पीडेंस डायग्राम, क्या कहूँगा मैं इसको, इम्पीडेंस डायग्राम या RX डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम या तो RX डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम और RX डायग्राम, दोनों में से एक चीज़ मैं कहूँगा। हाँ, तो हमने ये बना दिया, सर्किल बना दिया। इस इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि ये इक्वेशन हमारा सर्किल का है, और ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। और यहाँ पर ये क्या है, R क्या है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये क्या है, रेडियस, R क्या है, रेडियस। तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए तो ZRS क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ये जो ZRS है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया ZRS। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा tan 1
एक्स बाई आर, tan इनवर्स एक्स बाई आर। तो यहाँ पर जो थीटा होगा ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, याद करो, हमने ये बताया था कि अगर जेड आर एस की वैल्यू, जेड बराबर जेड आर एस है, अगर जेड की वैल्यू इस जेड आर एस से कम होगी, अगर जेड की वैल्यू जेड आर एस से कम होगी तो क्या होगा, रिले ऑपरेट कर जाएगा। अगर जेड की वैल्यू जेड आर एस से कम होगा तो रिले क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगी। ये टोटल कितना है, जेड आर एस, और इससे कम का मतलब इसके अंदर, इससे कम का मतलब इसके अंदर। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि इस जेड आर एस टोटल इतना, यहाँ भी जेड आर एस है, यहाँ भी जेड आर एस, यहाँ भी जेड आर एस, इससे कम मतलब इस सर्किल के अंदर। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस पूरे सर्किल में इस पूरे सर्किल में कहीं भी इम्पीडेंस की वैल्यू हो, चाहे इम्पीडेंस यहाँ इतना हो, ये मान लो Z1 मैं नाम दे दिया हूँ, ये मान लीजिए Z2 दे दिया हूँ, ये इतना हो गया, ये मान लीजिए मैं Z3 दे दिया हूँ, ये इतना हो गया। कहीं पर भी इम्पीडेंस आएगा, जेड आर एस से अगर इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी तो रिले क्या होगा, मेरा रिले ऑपरेट होगा। तो यहाँ इसके जो अंदर वाला है, अंदर वाला क्या है, ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग रीजन। अगर इस इम्पीडेंस से, ये जो सेट वैल्यू है जेड आर एस, अगर इससे अधिक रिले में इम्पीडेंस सीन किया जाए तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इसको आप कुछ ऐसे बता सकते हो, कुछ ऐसे, ये हो गया, ठीक है, और ये आपका सर्किल हो गया। यहाँ क्या है, ये वाली जेड आर एस है, क्या है, जेड आर एस, एंगल कितना है, ये थीटा है, ये क्या है, आर है, ये है एक्स। अब अगर मान लो इम्पीडेंस हमारा कितना सीन किया जाए, यहाँ इतना सीन किया जा रहा है, ये इतना, ये कितना मान लो मैं Z1 एक, ठीक है। दूसरा हमने इम्पीडेंस मान लिया, दूसरा हमने मान लिया ये Z2। तीसरा एक इम्पीडेंस हमने माना, Z3, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो, यहाँ पर सर्किल के अंदर कौन कौन सा इम्पीडेंस है, जेड आर एस, Z1 और Z3। मीन्स ये हुआ कि Z1 कामा Z3, Z1 और Z3 में रिले ऑपरेट करेगा, और Z2 ये इम्पीडेंस इस सर्किल से ज़्यादा है तो यहाँ पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा, रिले विल नॉट ऑपरेट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि रिले आपका कैसे ऑपरेट नहीं कर पा रहा होगा, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ये तो आप समझ गए हो कि ये जेड की वैल्यू अगर जेड आर एस से कम आएगी तो रिले ऑपरेट कर जाएगा, अगर उससे अधिक आएगी तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। एक चीज़ और आप समझो कि ये रिले डायरेक्शनल रिले है कि नॉन डायरेक्शनल रिले है, ये रिले डायरेक्शनल रिले है कि नॉन डायरेक्शनल रिले है। तो ये रिले आपका नॉन डायरेक्शनल रिले, देखो ये सर्किल, इस पूरे सर्किल में चाहे यहाँ आए इम्पीडेंस, चाहे इधर आए, चाहे इधर आए इम्पीडेंस, पूरे सर्किल में कहीं पर भी इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी सेट वैल्यू से कम तो रिले ऑपरेट कर जाएगा। ये नॉन डायरेक्शनल रिले है। और इसको पहचानने का एक तरीका और था कि जब P बराबर K1I² माइनस K2V² था, तो यहाँ पर एक जो डायरेक्शनल टर्म होता है वो K3VI cos थीटा माइनस टाउ था। इम्पीडेंस रिले के लिए ये जो डायरेक्शनल वाला टर्म था ये 0 हो गया था। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि जो ये इम्पीडेंस रिले है ये नॉन डायरेक्शनल रिले है। एक आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से समझ लिए, यहाँ से भी समझ सकते हो, एक आप और समझ सकते हो। कहाँ कैसे आप समझोगे ये नॉन डायरेक्शनल है, देखो
मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और आप समझो कैसे ये नॉन डायरेक्शनल है, समझ में आएगा अभी आपको। अगर देखो ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है, ये भी इधर इस एंड में भी रिले लगा होगा। अब आप समझो यहाँ पर कोई फॉल्ट आया, यहाँ पर कोई फॉल्ट आएगा, ये इस पॉइंट पर कोई फॉल्ट आया तो यहाँ पर क्या करंट फ्लो होगी, I1 करंट फ्लो होगी। मतलब अगर IF1 फॉल्ट की मैं बात करूँ तो हो जाएगा मॉड ऑफ I1 एंगल माइनस थीटा TL, यही होगा ना। I1 की जगह मैं I रख देता हूँ, थीटा TL मतलब 85 डिग्री, थीटा TL मतलब, या तो सीधे इतना ही रख दूँ माइनस थीटा TL, ठीक है। अब करते क्या हैं, अब हम करते ये हैं कि ये एक RX डायग्राम हम बनाएंगे और उसमें हमने एक सर्किल ले लिया है जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। और माइनस थीटा TL की कंडीशन हमने ये माना कि ये माइनस थीटा TL हमारा यहाँ पर है, ये माइनस थीटा TL यहाँ पर है। अब आप अंदाज़ा ये लगाओ कि यही फॉल्ट मान लीजिए इधर भी ट्रांसमिशन लाइन होती और ये ऐसे, और फॉल्ट अगर यहाँ आता तो जो करंट इस साइड फ्लो हो रही थी, अब रिले में करंट किस साइड फ्लो होगी, इस साइड। यहाँ बहने वाली करंट क्या है, I2 है। तो यहाँ से निकालो IF2 बराबर क्या हो जाएगा। अब इस रिले के लिए ये करंट विपरीत दिशा में होगी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I2, यहाँ पर माइनस I2 होगा। और इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो माइनस की जगह आप लिख सकते हो 1 एंगल माइनस पाई, और I2 की जगह आप I2 रहने दो। 1 एंगल माइनस पाई, I2 की जगह आप लिख सकते हो मॉड ऑफ I एंगल माइनस थीटा TL। थीटा TL क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस एंगल है। तो IF2 बराबर आप लिख सकते हो I1 पाई प्लस थीटा TL। आप समझो यहाँ से यहाँ तक कितना है, थीटा TL, और इसमें कितना जोड़ दूंगा मैं, 180 अंश जोड़ दिया हूँ। ये 180 अंश ये मेरा आ गया, ये मेरा 180 अंश आ गया। ये क्या है, पाई प्लस थीटा TL, क्या है, पाई प्लस थीटा TL। और समझो अब इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर इम्पीडेंस में लिखना चाहूँ तो R प्लस JX हो जाएगा, R प्लस JX हो जाएगा। और आप ये समझो, अब मैं इस कंडीशन में इम्पीडेंस लिखना चाहूँ तो Z बराबर मुझे क्या लिखना होता है, V/I में लिखता हूँ। I चूँकि ये दूसरी डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस V/I हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, माइनस मेरा बाहर है, V/I मतलब Z मतलब R प्लस JX, मतलब ये हुआ कि माइनस R माइनस JX। तो ये जो Z है इस कंडीशन में ये Z2 मान लो, और पहली कंडीशन वाले को Z1 मान लो, पहले कंडीशन को Z1 मान लो। ये वाला कौन सा था, Z1 था, ठीक है। यहाँ पर R था, R भी पॉजिटिव, X भी पॉजिटिव, R पॉजिटिव X पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ देखो R निगेटिव X निगेटिव, R निगेटिव मतलब इसमें ये माइनस R, X निगेटिव मतलब ये माइनस X, मतलब तृतीय चतुर्थांश। तो ये वाला जो इम्पीडेंस है, ये वाला इम्पीडेंस कौन सा होगा, Z2 होगा। ये वाला इम्पीडेंस कौन सा होगा, Z2 होगा। तो आपने ये देखा कि चाहे आपका Z1 आए तो ये आया, Z2 आया तो ये आया, और ये दोनों इम्पीडेंस कहाँ है, इस सर्किल के अंदर है। और ये सर्किल क्या बता रहा है, ये सर्किल ये बता रहा है रिले का ऑपरेटिंग रीजन बता रहा है। इसलिए चाहे करंट इस डायरेक्शन में जाए चाहे करंट इस डायरेक्शन में जाए,
चूंकि दोनों का इम्पीडेंस मैं देख रहा हूँ वो सर्किल के अंदर आ रहा है और जेड आर एस जो रिले की सेट वैल्यू उससे कम है, तो रिले क्या करेगा, ऑपरेट हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। मेरा यहाँ पर बताने की ये मतलब था, जब पहली कंडीशन में हमने देखा जब फॉल्ट आया तो पहली कंडीशन में हमारा जो इम्पीडेंस आया था रिले द्वारा सीन किया गया इम्पीडेंस पहली कंडीशन में क्या था, Z1। तो Z1 हमने Z1 बराबर क्या था, R प्लस JX। R पॉजिटिव में रहेगा, X पॉजिटिव में रहेगा तो हमारा इम्पीडेंस प्रथम चतुर्थांश बनेगा। दूसरे कंडीशन में इम्पीडेंस कितना आया, Z2। और Z2 बराबर हमने क्या देखा, माइनस R माइनस X। तो माइनस R इधर आया, माइनस X इधर आया, और थीटा प्लस TL मतलब पाई 180 अंश पीछे एकदम जस्ट इसके अपोजिट आएगा। और हमने ये देखा कि ये इम्पीडेंस चाहे Z1 हो चाहे Z2 हो, ये सर्किल के अंदर ही है, और यही सर्किल तो रिले का ऑपरेटिंग रीजन है ना। अगर ये रिले के ऑपरेटिंग रीजन में है तो इसका मतलब रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि रिले हमारा नॉन डायरेक्शनल है, जिसमें डायरेक्शन की लिमिट नहीं होती कि इसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में रिले ऑपरेट करेगा। किसी भी डायरेक्शन में हो इम्पीडेंस रिले ऑपरेट करेगा, ये नॉन डायरेक्शनल रिले होता है। चलो अब हम क्या करेंगे, आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा लेंगे। प्रैक्टिकल डेटा से आपको बताते हैं कि कैसे आपका इम्पीडेंस रिले ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अरे क्या हो गया, सबसे पहले ये एक्चुअली इसका निकल गया। सबसे पहले हम लोग करें, इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे कहानी समझ में आएगी क्या होगा। बस हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि रिले, हम इम्पीडेंस रिले है उसको कैसे सेट करते हैं इम्पीडेंस का, ठीक है। ये चलो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने लिया क्या, हमने ये माना 50 हर्ट्ज पर पैंथर कंडक्टर है, पैंथर कंडक्टर। अच्छा, पैंथर कंडक्टर हमने माना क्यों, पैंथर का नाम हमने लिखा क्यों? जैसे कि हमारे अलग अलग कंडक्टर होते हैं, ACSR कंडक्टर होते हैं, उसमें तमाम कंडक्टर आते हैं, पैंथर कंडक्टर हैं, मूज कंडक्टर हैं। तो चूँकि पैंथर कंडक्टर की बात हम करेंगे तो उसका डायमीटर है, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड हैं, फिक्स होते हैं, कितने स्टील के होंगे कितने एल्युमिनियम के होंगे। अगर हम मूज की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्टील के स्ट्रैंड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एल्युमिनियम के स्ट्रैंड ज़्यादा होंगे और उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। तो हम एक पैंथर कंडक्टर की बात करते हैं। पैंथर कंडक्टर हमारा 132 kV पे यूज होता है, और मैं ये मानूं कि एक मेरा 132 kV का सिस्टम है, और यहाँ पर एक रिले, यहाँ इस छोर पर एक रिले लगा है और एक रिले इस छोर पर लगा है, एक रिले इस छोर पर लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितना है, 100 किलोमीटर हमने माना है। अब अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है तो ज़रा गौर करिएगा, यहाँ ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर रिले मेरा लगा हुआ है, तो ये पूरे में रजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, पूरे में रजिस्टेंस इंडक्टेंस, पूरे में रजिस्टेंस इंडक्टेंस, पूरे में रजिस्टेंस इंडक्टेंस, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होगा कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से पूरे में R और X पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे में। तो
50 हर्ट्ज के लिए हमने माना है। और पैंथर कंडक्टर में आप जान लो 50 हर्ट्ज पर जो इसका इम्पिडेंस होता है जेड बराबर हो जाएगा R प्लस JX। अगर पैंथर कंडक्टर की बात करेंगे तो R की वैल्यू होती 0.16 और X की वैल्यू 50 हर्ट्ज पर होती है 0.408। ये होता है किस में आएगा, ओम पर किलोमीटर। मतलब अगर मैं पैंथर का कंडक्टर लिया होता तो पैंथर के कंडक्टर का 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.16 होगा, ठीक है, और 1 किलोमीटर का रिएक्टेंस 0.408 होगा। 1 किलोमीटर का ये टोटल कितना है, टोटल ये 100 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मान लो कि कोई यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो यहाँ तो पर किलोमीटर ये दिया होता है। ये डिजाइनिंग है, ये पैंथर कंडक्टर की डिजाइनिंग है। अगर कोई भी पैंथर कंडक्टर लूँगा तो उस पैंथर कंडक्टर में चूँकि नंबर ऑफ स्ट्रैंड उसका डायमीटर फिक्स होता है, तो उसके अनुसार आप रजिस्टेंस और उसका रिएक्टेंस भी पता कर सकते हो। रजिस्टेंस के लिए तो आप R = ρl/A से निकाल लोगे, और X के लिए फिर हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए 50 हर्ट्ज हमने दिया है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई मैं यूज़ भी करता हूँ। तो ये कितने का इम्पीडेंस है, एक कोई पैंथर कंडक्टर ले लूँ, उस पैंथर कंडक्टर के 1 किलोमीटर लाइन का इम्पीडेंस है ये R प्लस JX। इसको चाहो तो और इजी कर लो और सॉल्व कर लो। अगर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा ही तो करते हो, 0.408 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू आती है 0.438, किसमें है, ओम पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर का इतना पूरा इम्पीडेंस है। अब यहाँ से देखो, माना टोटल लेंथ ऑफ लाइन कितना है, 100 किलोमीटर है टोटल लेंथ ऑफ लाइन। तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का इम्पीडेंस इतना है, 1 किलोमीटर का इम्पीडेंस इतना है, तो 100 किलोमीटर का इसमें 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 43.8 ओम। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल इम्पीडेंस रहेगा वो ये आ जाएगा, टोटल इम्पीडेंस ये आ जाएगा। और यही जो इम्पीडेंस है इसी इम्पीडेंस की मैं रिले में सेटिंग कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में अगर 100 किलोमीटर की लाइन है तो रिले की सेटिंग क्या हो जाएगी, √K1/K2 बराबर हो जाएगी 43.8 ओम। 43.8 ओम, यही तो हो जाएगा ना रिले की सेटिंग। मतलब ये हो जाएगा रिले की सेटिंग, यही ZRS। इफ फॉल्ट आकर्स, अगर फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, Z बराबर V/I होता है, Z बराबर V = I, तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, तो आपका होगा क्या, इम्पीडेंस की वैल्यू घट जाएगी। और ये इम्पीडेंस कहाँ सीन हो रहा है, ये इम्पीडेंस इस रिले में सीन हो रहा है। तो रिले क्या कर देगा, रिले ऑपरेट हो जाएगा, और रिले के ऑपरेट होने पर सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप कर जाएगा। तो इसमें लिखो, इसी में आगे इतना लिख लिए हो तो आगे लिखो, जब फॉल्ट आता है तो करंट का मान बढ़ता है और वोल्टेज के मान में
वोल्टेज के मान में डीप आता है, डीप आता है। इससे इम्पीडेंस का मान घटता है, इम्पीडेंस का मान घटता है। इम्पीडेंस का मान घटने पर रिले ऑपरेट कर जाएगी, रिले ऑपरेट कर जाएगी, रिले ऑपरेट कर जाएगी। मतलब ये हो जाएगा Z इज़ लेस देन हो जाएगा 43.8, 43.8। हम करते क्या हैं, हम कंडक्टर समझते हैं कि हमारा किस चीज़ का कंडक्टर है, तो हमारा यहाँ पर पैंथर का कंडक्टर है। और कितनी लंबी लाइन है, तो हमने ये पाया कि हमारी लाइन 100 किलोमीटर की है। तो उसके अनुसार हम पहले इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इम्पीडेंस हमारा आ गया 43.8 ओम इम्पीडेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इम्पीडेंस को इस रिले में हम सेट कर देंगे 43.8 ओम। अब इस रिले में जब भी फॉल्ट आएगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगी, जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगी। और वो इम्पीडेंस की वैल्यू अगर 43.8 से कम हुई, अगर रिले में इम्पीडेंस की वैल्यू जो रिले द्वारा सीन किया जा रहा है, इम्पीडेंस रिले द्वारा जो इम्पीडेंस सीन बाय रिले है, अगर 43.8 से कम होगा तो रिले ऑपरेट होकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। इस तरीके से आपका ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहा। चलो, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप लिख लीजिए। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप लिखेंगे। लिखो, नोट करके लिखो। यह करंट ऑपरेटेड वोल्टेज रिस्ट्रेंड रिले है। आप जानते हो करंट से आपका ऑपरेटिंग कॉइल डेवलप होता है, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग। यह नॉन डायरेक्शनल रिले है, या नॉन डायरेक्शनल रिले है। चलो, इसका प्रयोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के में करते हैं। क्यों करते हैं आगे हम बताएंगे। इसका प्रयोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। यह हाई स्पीड रिले है, यह हाई स्पीड रिले है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर बैलेंस बीम टाइप तथा इंडक्शन कप टाइप होता है। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आप याद रखिएगा। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरा पूरा आज बताने का मतलब क्या। देखो, जितना भी आगे हम लोग रिले पढ़ेंगे, चाहे माहो रिले पढ़ें, चाहे रिएक्टेंस रिले, सबका कॉन्सेप्ट लगभग इसी तरीके से है। आप इसको
पढ़िएगा और इसको ज़रूर लिखिएगा। आप अपने से लिखिए, एक बार आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद अपने से इसको समझिए कि कैसे कैसे करेंगे तो हमारा इम्पीडेंस रिले ऑपरेट करेगा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसका इम्पीडेंस डायग्राम या आरएस डायग्राम कैसा आएगा, ये रिले कैसे ऑपरेट करता होगा फील्ड में, ये आप अपने से करेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको। चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ आपको अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।